हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित यादव आप सभी का अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम हमारे इस लाइव सेशन में हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको आप परिसंचरण तंत्र एंड श्वसन तंत्र बोलते हो, इनके क्वेश्चंस जो आए हुए क्वेश्चंस हैं पहले प्रीवियस ईयर में, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो आज का जो सेशन है वो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे है, और वो भी टॉपिक है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है जेट 2005 में पूछा गया क्वेश्चन फर्स्ट है कि फाइब्रिनोजन एवं अन्य जमाने वाले कारकों के रहित प्लाज्मा को कहते हैं। मैंने आपको जब पढ़ाया था ब्लड रक्त, उस टाइम पे मैंने बताया था कि ब्लड उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, जिसको आप संगठन तत्व बोलते हो। एलिमेंट होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, संगठन तत्व बोलते हो। और इसमें क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में आपके क्या थे, क्लोटिंग फैक्टर पाए जाते थे। प्लाज्मा में क्या पाए जाते थे, क्लोटिंग फैक्टर, क्लोटिंग कारक पाए जाते थे। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स देखा था, और प्लेटलेट्स पढ़ा था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो क्लोटिंग फैक्टर कहाँ पाए जा रहे थे, रक्त में, प्लाज्मा में। तो मैंने कहा अगर प्लाज्मा में से हम क्लोटिंग फैक्टर्स को निकाल दें, माइनस किया है क्लोटिंग फैक्टर को, और वो क्लोटिंग फैक्टर कौन से थे, मैंने कहा क्लोटिंग फैक्टर नंबर 1, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 2, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 5 और क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8। अगर इनको हम निकाल देते हैं, ये हमारे क्या है, मेन क्लोटिंग फैक्टर हैं, जिसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि प्लाज्मा -1, 2, 5, 8, 12, 58, इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो जब ये क्लोटिंग फैक्टर्स अगर ब्लड में से निकाल दिए जाएं, ब्लड में से नहीं, प्लाज्मा में से निकाल दिए जाएं, तो वो कहलाता है सीरम। वो क्या कहलाता है, सीरम। यानी कि सीरम क्या होता है, सीरम प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर निकालने के बाद बचा हुआ प्लाज्मा क्या कहला रहा है, सीरम कहला रहा है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन हो जाएगा, इसने रहित पूछा है, रहित का मतलब है निकाला हुआ, और क्या निकाले हैं, क्लोटिंग, यानी कि रक्त का थक्का जमाने वाले कारकों को निकाल दिया। तो ये आंसर आपका यहाँ हो जाएगा सीरम। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हृदय स्पंदन का नियमन, यानी कि रेगुलेशन किस क्रेनियल तंत्रिका, क्रेनियल नर्व के द्वारा होता है। देखना, इस क्वेश्चन में आपको जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं उनके फंक्शन याद करने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा वैसा है, रटने टाइप वाला। ठीक है, तो इसमें आपको ये क्रेनियल नर्व्स हैं, जितनी क्रेनियल नर्व्स के आपको क्या याद रखने पड़ेंगे, सबके फंक्शंस याद रखने पड़ेंगे। तो इसमें जो आपकी तीसरी क्रेनियल नर्व है वो आपके हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को, स्पंदन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का कार्य करती हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा जो कि है तीसरी क्रेनियल नर्व। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्तनधारी यानी कि मैमल्स में बाइकार्बोनेट्स के रूप में CO2 कितने % वहन करते हैं। बाइकार्बोनेट्स, मैंने जब ये CO2 और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ाया तब मैंने बताया था कि जो ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से डायरेक्ट बाइंड होती है, उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, वो सिग्मोइड कर्व बनता है। उसके बाद CO2 जो है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में भी क्या की जाती है, ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो लेकिन ये जो स्तनधारियों में बाइकार्बोनेट्स के रूप में CO2 जो है वो बिल्कुल कम, 5 से 10% ही ट्रांसफर की जाती है। बाइकार्बोनेट के फॉर्म में सिर्फ 5 से 10% ही आपकी CO2 ट्रांसपोर्ट की जाती है, यानी कि मिनिमम से मिनिमम जो है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट की जा रही है, जो कि है आपका 5 से 10%। ये भी एक तरीके से याद करने का ही क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला है फुफ्फुस कुपिकीय वायु में, जिसको आपने बोला था एल्वियोलाई, जो एल्वियोलाई थे, मतलब कि आपने जब लंग्स का डायग्राम पढ़ा था तब आपने उसमें बबल्स इस तरीके से
बबल्स बने हुए देखे थे, इस तरीके से बबल्स बने हुए देखे थे, जिसको हमने बोला था कि ये वायु कुपिका है। इसको हमने क्या बोला था? एल्वियोलाई बोला था। ठीक है, इस एल्वियोलाई में फुफ्फुस की जो एल्वियोलाई थी, वायु में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का तनाव होता है, तनाव नहीं है इसका, है कि भाई सामान्यतः इसमें कितना, हाँ, प्रेशर होता है किसका? CO2 का। तो इसने CO2 का ही पूछा, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का। आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि CO2 जो है वो कम से कम 40, जहां पे यानी कि भाई गैसीय ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि भाई कोई भी, चाहे वो अशुद्ध ब्लड है तो उसमें CO2 है, अगर वो शुद्ध ब्लड है तो उसमें ऑक्सीजन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शुद्ध ब्लड है तो उसमें बिल्कुल ही शुद्ध है, उसमें सारा ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन, उसमें CO2 कतई नहीं है। CO2 भी है उसमें, लेकिन बस हम ये कह सकते हैं कि शुद्ध ब्लड में ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा है, लेकिन अशुद्ध ब्लड में CO2 की सांद्रता ज्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन भी है, लेकिन ऑक्सीजन अपनी मिनिमम सांद्रता में है, अपनी कम सांद्रता में। ऐसे ही अगर मैं कहूं शुद्ध ब्लड में ऑक्सीजन अपनी उच्चतम सांद्रता में है, जबकि CO2 अपनी निम्नतम सांद्रता में है। लेकिन है दोनों ही गैसें, यानी कि ऐसे कंप्लीटली नहीं होता कि भाई शुद्ध ब्लड है तो उसमें कंप्लीटली CO2 गायब ही हो जाएगा, ऐसा नहीं। CO2 तो उपस्थित है, लेकिन वो अपनी मिनिमम सांद्रता में। तो मैंने बताया था कि जब CO2 जहां कहीं भी अपनी मिनिमम सांद्रता में रहेगा वहां पे 40% रहेगा। जैसे मैंने कहा कि शुद्ध ब्लड है, तो शुद्ध ब्लड जहां भी होगा, ठीक है, आर्टरीज में शुद्ध ब्लड होगा तो वहां पे ऑक्सीजन तो अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन में होगा और CO2 अपनी कम कंसंट्रेशन में। और CO2 जब कम कंसंट्रेशन में होता है तो 40 के आसपास इसका पास्कल प्रेशर होता है। इसी तरीके से अगर CO2 मैक्सिमम जब अशुद्ध ब्लड होगा तो आपको पता है CO2 क्या होगा, ये तो था किसका? शुद्ध ब्लड का रेशियो, ये तो क्या था? शुद्ध रक्त का रेशियो था। जब अशुद्ध रक्त आएगा, अशुद्ध रक्त में मैंने बताया कि अशुद्ध रक्त में CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी। लेकिन ऑक्सीजन होगी, लेकिन क्या होगी? अपनी निम्नतम सांद्रता में होगी। तो यहाँ CO2 जो है वो मैक्सिमम होके भी कितना होता है? 45% ही हो पाता है, ये मान लो। यानी कि यहाँ 40 है तो यहाँ पे 45, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। मैक्सिमम सांद्रता CO2 की 45 होती है और मिनिमम सांद्रता 40। तो यहाँ पे हमारा एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जहाँ पे 40 हो। तो यहाँ हमें एक ऑप्शन 40 के नियर बाई मिल रहा है, वो है 36। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा 36। ठीक है, नियर बाई आंसर है हमारा 36। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, सामान्यतः रुधिर में, ब्लड में न्यूट्रोफिल्स का प्रतिशत होता है। मैंने ये कहा था कि ब्लड में सबसे ज्यादा ही न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, इओसिनोफिल्स होते हैं। ये क्या होती हैं? हमारी ग्रेनुलर सेल्स होती हैं। ठीक है, जिसको आप कणिका में कोशिकाएं बोलते हो। तो इन सेल्स में सबसे ज्यादा जहां प्रतिशत है, 70% दिखा रखा है। तो ब्लड में सबसे ज्यादा क्या है? न्यूट्रोफिल्स है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 70%। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जांच के समय हृदय स्पंदन को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है? रेनिन? नहीं, रेनिन भी दो टाइप के होते हैं। आप एक रेनिन में हमारा RENIN आता है, एक में RENNIN आता है। इनमें से एक रेनिन जो है वो क्या करता है? ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का कार्य करता है। और एक रेनिन जो है वो बेबी के लिए जो प्रोटीन डाइजेशन, मिल्क जो होता है, बेबी जिस मिल्क को पीता है उस मिल्क में जो प्रोटीन होती है उसको डाइजेशन का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के रेनिन है, तो आपको रेनिन वाला ऑप्शन यहाँ आपका कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, एड्रेनलिन, ये एड्रेलिन लिख दिया, ये क्या है? एड्रेनलिन है। और एड्रेनलिन हमारा क्या होता है? इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं हम इसको, आपातकालीन हार्मोन। इसको हम क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन। और जब कंडीशन इमरजेंसी की होती है तो कोई भी इंसान हो, उसकी हार्ट बीट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो आपसे क्या पूछा? हृदय स्पंदन को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ ऑप्शन हो गया एड्रेनलिन। ठीक है, इसको अपन एपिनेफ्रिन भी बोल सकते हैं। एड्रेनलिन का दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं? इसका दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो ये आपका क्या है? इमरजेंसी हार्मोन है।
जो हार्ट बीट बढ़ाता है। जैसे कि आपने सांप देख लिया, आपने शेर देख लिया, आपने एकदम से कोई भी इमरजेंसी कंडीशन देखी तो आपका हार्ट बीट जो है वो, आपने भूत देख लिया तो आपकी हार्ट बीट जो है वो एकदम से क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है हीमोग्लोबिन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के दोष के कारण अरक्तता को कहा जाता है। देखना, इसको हमने बोला कि इसमें सिकिल सेल एनीमिया होता है, मतलब कि यहाँ जो बीमारी होती है हीमोग्लोबिन के अगर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के दोष, यानी कि मान लो यहाँ म्यूटेशन हुआ या कुछ भी दोष मतलब म्यूटेशन हुआ, उत्परिवर्तन हो गया, तो यहाँ पे एक बीमारी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं दात्र कोशिका अरक्तता, जिसको हम सिकिल सेल एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिकिल सेल एनीमिया। यहाँ आरबीसी की शेप जो है वो सिक्कल जैसी हो जाती है, दांती जैसी हो जाती है, जैसे हाशिया बोलते हैं जिससे घास वास काटते हैं, उस शेप की हो जाती है क्या, हमारी आरबीसी, जिसकी जैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में क्या करने लगती है, दिक्कत करने लगती है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ क्या, सिक्किल से। देखिए रटने वाला क्वेश्चन था ये भी, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा सिक्किल सेल एनीमिया किसकी वजह से होता है। हमारे हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है उसमें 6th पोजीशन पे जो वैलिन होता है, अगर उसको रिप्लेस कर दिया जाए ग्लूटामिक एसिड से, यानी कि वैलिन एक अमीनो एसिड है और ग्लूटामिन भी क्या है, एक अमीनो एसिड है, तो वैलिन वाला अमीनो एसिड ग्लूटामिन से रिप्लेस हो जाए उसको हम बोलते हैं सिक्किल सेल एनीमिया। और ऐसा किस वजह से होता है, म्यूटेशन की वजह से, उत्परिवर्तन। ये मैंने पढ़ाया है आपको उत्परिवर्तन जेनेटिक्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है वो है, एक व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो गई और उसका रक्त समूह ज्ञात करने का समय नहीं है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है और उसका ब्लड टेस्ट करने की क्या है, टाइम नहीं है, तो उसे निम्न में से कौन सा रक्त समूह दिया जा सकता है। सिंपल सी बात है, मैंने बताया कि यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता कौन है, ओ। सर्वदाता कौन है, ओ। और ओ में भी सर्वदाता किसको बोला था, ओ नेगेटिव को। किसको बोला था, ओ नेगेटिव को। तो ओ नेगेटिव हमारा क्या होता है, सर्वदाता। अब मैंने कहा था ये प्लस और माइनस, कोई भी ब्लड होता है उसमें प्लस और माइनस किसकी वजह से होता है, आरएच फैक्टर की वजह से। अगर आरएच प्रेजेंट है, आरएच प्लस है कोई इंसान और उसका ब्लड ग्रुप ए है तो वो हो जाता है ए पॉजिटिव। ठीक है, अगर वो कोई इंसान आरएच नेगेटिव है, यानी कि उसके ब्लड पे आरएच फैक्टर नहीं है और उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो वो इंसान होता है ए नेगेटिव हो जाता है। तो कहने का मतलब है हमें ये नेगेटिव किसकी वजह से आया है, मतलब यहाँ ये इंसान का ब्लड तो O है लेकिन इसके ब्लड पे क्या है, RH फैक्टर एब्सेंट है, तो ये RH नेगेटिव है। तो यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन है ORH पॉजिटिव, नहीं, गलत है। ORH नेगेटिव ये सही है, RH नेगेटिव ये हो गया और O ये हो ही गया, तो इसका ब्लड हम आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, अब ब्लड क्यों दे सकते हैं, अब आपने ये क्यों कहा कि O ही यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि मैंने कहा O के पास में एंटीजन नहीं होता। मेरी बात ध्यान से समझना, मैं इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को आपसे समझाना चाहता हूं। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम O को ही क्यों कहते हैं कि सर्वदाता है। बात ध्यान से समझना, देखना कि हमने कहा कि लैंडस्टीनर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा जब रूल दिया ब्लड का, तो उन्होंने कहा कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी पे, उसकी आरबीसी पे एंटीजन जिसको आप प्रतिजन बोलते हो वो सेम वही होना चाहिए ए। तो एंटीजन यहाँ ए होना चाहिए लेकिन एंटीबॉडी इसके विपरीत होनी चाहिए। तो अगर किसी का रक्त समूह ए है, रक्त समूह ए है तो उसका एंटीजन तो ए है लेकिन उसकी प्लाज्मा पे क्या पाई जाती है, एंटीबॉडी, यानी कि आरबीसी पे क्या पाई जाती है, एंटीजन, और प्लाज्मा पे क्या पाया जाता है आपका एंटीबॉडी। तो उसके एंटीबॉडी क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। तो यहाँ एंटीबॉडी कर दी मैंने माइनस, इसकी विपरीत हो गई, तो मैं इसको लिख देता हूँ एंटीबॉडी के लिए एंटी लिख दिया, तो एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी यहाँ, बी। अगर रक्त समूह बी है तो एंटीजन बी, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी, एंटीबॉडी हमेशा कैसी मिलेगी, विपरीत, तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, ए। ठीक है, अगर ये ब्लड ग्रुप ओ आ गया तो ओ है तो यहाँ पे इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो इसके एंटीजन का कॉलम क्या छोड़ दिया, खाली, इसके एंटीजन का कॉलम खाली, तो एंटीबॉडी इसके पास दोनों पाई जाएंगी, ए बी और बी बी। और उसके बाद फिर हमारा एक ब्लड ग्रुप रह जाता है ए बी,
उसमें एंटीजन दोनों प्रेजेंट है, ए और बी। तो अब दोनों एंटीजन प्रेजेंट होने की वजह से अपन एंटीबॉडी विपरीत कैसे लिखें? ए की विपरीत बी है तो ये बी नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि रूल ये कहता है कि अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके विपरीत एंटीबॉडी आनी चाहिए, पर इसके पास तो दोनों ही एंटीजन है, तो लिखो कौन सी एंटीबॉडी लिखोगे? तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती। हमेशा जो ब्लड दाता होता है, देने वाला होता है, उसका हम प्रतिजन देखते हैं, ठीक है, और जो ग्राही होता है, लेने वाला होता है ब्लड, उसका हम प्रतिरक्षी देखते हैं। देख लो, हमने O को इसलिए दाता बोला क्योंकि इसके पास एंटीजन ही नहीं है, तो एंटीजन नहीं है तो ये क्या हो गया? दाता। प्रतिजन और प्रतिरक्षी, देखना मेरी बात समझना कि अगर मान लो ये O ब्लड ग्रुप है तो इसके पास एंटीजन नहीं है, ठीक है, और इस O को मैंने कहा मैं A वाले को दूंगा, ये O मेरा O है और मैं इस A वाले को ब्लड दूंगा, तो A वाले के पास एंटीजन क्या है? A, और एंटीबॉडी क्या है? B। अब इसके पास एंटीबॉडी B है, तो एंटीबॉडी B क्या करेगी? एंटीजन अगर B होगा ना तो उसको मार देगी। भाई प्रतिरक्षी क्या करती है? प्रतिजन को मारती है। तो मेरे पास तो कोई सा भी प्रतिजन नहीं है, तो ग्राही के पास, जो ग्राही है उसका ब्लड समूह चाहे कुछ भी हो, A हो, B हो, AB हो, उसके पास कैसी भी एंटीबॉडी हो, मेरे को नहीं मार सकती, मेरे ब्लड को नहीं मार सकती। क्यों? क्योंकि मेरे ब्लड में एंटीजन ही नहीं है, प्रतिजन ही नहीं है। तो इसलिए हम दाता का क्या देखते हैं? प्रतिजन। तो हमारा प्रतिजन ये क्यों हुआ? क्योंकि इसके पास क्या है? एंटीजन ही नहीं है। और ग्राही का हम क्या देखते हैं? प्रतिरक्षी। तो हमारा AB जो होता है वो सर्वग्राही होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी ही नहीं है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, जिसलिए हम इसको सर्वदाता और सर्वग्राही बोलते हैं, ठीक है। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, श्वसन क्रियाविधि किसके नियंत्रण में रहती है? मैंने बताया था कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो इसमें काम करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी हमारा जो मेन जो काम करता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये मैंने रेगुलेशन में पढ़ाया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया है तब, ठीक है। श्वसन स्थल पर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय क्या कहलाता है? मैंने बताया था कि जैसे कि मान लो ये कोई कुपिकीय है जो कि किसका है? लंग्स में है, और यहाँ पे कोई आर्टरीज है जो क्या लेके आती है? ब्लड लेके आती है। तो यहाँ अशुद्ध रक्त लेके जाती है और यहाँ से फिर क्या? शुद्ध रक्त लेके जाती है। तो गैसेस का आदान प्रदान कहाँ हो रहा है? यहाँ, यानी कि CO2 यहाँ से ये एब्जॉर्ब कर लेता है ऊपर, और ऑक्सीजन यहाँ से इसको दे देता है, ऑक्सीजन इसको दे देता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन यहाँ नीचे ब्लड में आ जाती है। ये लंग्स की ही क्या है? वायु कुपिका है। तो वायु कुपिका है, तो यहाँ पे क्या भरा हुआ है? ऑक्सीजन भरा हुआ है। तो यहाँ ऑक्सीजन भरा हुआ है, तो ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगी? ब्लड में आ जाएगी। ये क्या है? रक्त है, ठीक है। और CO2 कहाँ चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। CO2 कहाँ चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? गैसेस का विनिमय। अब देखना, यहाँ ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा है। क्यों? क्योंकि लंग्स में, तो भाई लंग्स तो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है ना, हम बाहर, हमारा लंग्स बाहर किससे? नेजल चैम्बर से, नास द्वार से बाहर खुला हुआ। तो सांस सबसे पहले कहाँ जा रही है? लंग्स के पास जा रही है। तो एनवायरनमेंट में से ऑक्सीजन पहुंच रही है। तो यहाँ ऑक्सीजन की सांद्रता क्या है? बहुत ज्यादा है। तो अपनी हाई उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गमन कर रहा है। इधर ये रक्त जो है अशुद्ध रक्त आया था, तो अशुद्ध रक्त के पास CO2 बहुत ज्यादा थी, तो ये भी अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन कर रहा है। तो हमने इसको बोला था कि जब भी कोई पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ मूव करता है तो हम उसको बोलते हैं डिफ्यूजन या विसरण, ठीक है। तो यहां हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा विसरण, ठीक है। श्वसन की दर तथा तीव्रता बढ़ती है जब, एक चीज ध्यान रखना, मैंने बताया था कि जब भी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो और बाकी सब की CO2 कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, pH कम होना चाहिए, ये चीजें मैंने बताई थी कि ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए? कम। लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो हमारा कर्व ऐसे सिग्मोइड कर्व बनता है। सिग्मोइड कर्व मतलब एस शेप कर्व बनता है, इस तरीके का, इस तरीके का, इसको हम बोलते हैं सिग्मोइड कर्व। तो ये किसकी वजह से बनता है? ऑक्सीजन जब बहुत ज्यादा होती है,
ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है तब हमारा सिग्मोइड कर्व, इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे हमारी हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से बाइंड हुई है और किस क्या बना रही है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रही है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बनता है तब ये वियोजन वक्र बनता है, जिसको हमने डिसोसिएशन कर्व बोला था, हिंदी में इसको वियोजन वक्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये कब बनता है, ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता में। तो ऑक्सीजन की सांद्रता, ये CO2 की सांद्रता बढ़ती है, गलत, ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ती है तब हमारा क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व बनेगा जो कि एस शेप का होता है, और उसी में आपकी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन ज्यादा बाइंड करती है। ठीक है भाई, साफ सी बात है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो ऑक्सीजन ज्यादा बाइंड करेगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ने मैंने कहा कि एक मॉलिक्यूल तो हीम का, एक मॉलिक्यूल किसका होता है, हीम का, और एक मॉलिक्यूल होता है ग्लोबिन का, एक होता है ग्लोबिन का, और तब जाके आपका बनता है हीमोग्लोबिन। तो ये एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, ये एक क्या है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का मतलब है कि ये सहयुग्मित है, दो चीजों से मिलके बनी हुई है, तो इसको हमने बोला कि ये सहयुग्मित प्रोटीन, ना कि कोई सिंपल प्रोटीन है, ना ही कोई पॉलीसैकेराइड है, ना ही कोई मोनोसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड और मोनोसैकेराइड ये सब आप कार्बोहाइड्रेट में पढ़ते हो कि एक लॉन्ग चेन हो अगर शुगर की तो पॉलीसैकेराइड है, अगर सिंगल शुगर की यूनिट है तो वो मोनोसैकेराइड है। सिंपल प्रोटीन आप जानते हो एक लॉन्ग चेन अमीनो एसिड की हो वो प्रोटीन है, लेकिन यहाँ हीमोग्लोबिन में दो अलग अलग चीज है, हीम अलग है, ग्लोबिन अलग है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति पहाड़ों पर जाए तो उसकी, देखना पहाड़ों पर जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है। पहाड़ों का मतलब ये नहीं है, मतलब ये क्या है कि बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है। ठीक है, ज्यादा ऊंचाई पे है तो क्या हो जाता है, इसकी श्वसन दर बढ़ जाती है। क्यों, इसकी श्वसन रेट क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है। ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा है, श्वसन दर बढ़ जाएगी तथा हृदय गति कम हो जाएगी। नहीं, दोनों चीज बढ़ती है, श्वसन दर भी बढ़ती है और हृदय की दर भी, यानी कि हार्ट बीट भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा, फर्स्ट था श्वसन दर बढ़ जाएगी तथा हृदय गति कम हो जाएगी। नहीं, ये गलत हो गया। ठीक है, हृदय का रेट भी क्या है, जब भाई सांस बढ़ती, मान लो आप सांस बढ़ाओ, ऐसे सांस जोर जोर से सांस लेना शुरू करो, जब आपके पास ऑक्सीजन की है, आप जितना ऊंचाई पे जाओगे ना, जितना ऊंचाई पे जाओगे तो ये कॉन्सेप्ट गलत है कि ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन कम हो जाती है ऊपर जाते हो। तो ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम हो रही है तो आपकी श्वसन की दर क्या, रेस्पिरेटरी रेट क्या है, बढ़ जाता है। ऐसे आप जोर जोर से सांस लेने की कोशिश करोगे, कईयों की वो सांस की प्रॉब्लम होती है ना, तो उसको जब आप देखते हो मूवी वगैरह में कि उसके पास ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो जोर जोर से ऐसे ऐसे करने लग जाता है ना, वो क्यों हो रहा है, उसकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है और साथ में उसकी हृदय गति भी बढ़ रही है। तो ये कंडीशन हो जाएगी, इसमें दोनों बढ़ जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाएगा और क्या बढ़ जाएगा, आपका श्वसन दर भी बढ़ जाएगा। RH कारक की खोज किसने की थी, ये बहुत ही रट्टाफिकेशन क्वेश्चन था, मैंने बताया था लैंडस्टीनर ने और विनर ने इसकी खोज की थी। 2 एवं 3 दोनों आपके इसमें आंसर हो जाएंगे। ठीक है, रट्टाफिकेशन क्वेश्चन तो आपको थ्योरी से पढ़ने ही पड़ेंगे, जिनका कोई लॉजिक नहीं है। निम्न में से किस रक्त समूह में रक्तदान संभव नहीं है, अभी मैंने बताया था, अभी मैंने रक्त का देने और लेने वाला कॉन्सेप्ट समझाया था। अब आपसे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, निम्न में से किस रक्त समूह में रक्तदान संभव नहीं है। रक्तदान संभव कहां होता है, आपको पता है, ब्लड कौन दे सकता है, O। अब O में भी कौन, O नेगेटिव, जब यहां पॉजिटिव नेगेटिव दे ही नहीं रखा तो हमें O का ध्यान रखना है। तो आप देखो कि O तो दे सकता है, देखना O जहां जहां O है भाई, O तो दे सकता है, तो संभव है, यहां भी संभव है, यहां भी संभव, क्योंकि O तो इसको, O तो भाई किसी को भी दे सकता है। तो जहां जहां O है वो ऑप्शन तो आपके क्यों कैंसिल ही हो गए, क्यों, क्योंकि इसने संभव नहीं है पूछा है, तो संभव किसमें नहीं है, A B जो है ये तो आपने अभी देखा था सर्वग्राही था, तो इसको आप सर्वदाता क्यों बना रहे हो, ये आपका गलत हो गया। तो इसमें ये AB जो है वो इसको ब्लड नहीं दे सकता है, AB तो सर्वग्राही है, AB किसी को ब्लड नहीं दे सकता, किसी को भी अगर कोई भी इंसान ब्लड दे सकता है तो वो है O। ठीक है, नहीं तो ब्लड मिसमैच हो जाता है
और वो क्यों हो जाता है, वो एंटीजन एंटीबॉडीज की कहानी मैंने बताई थी, आप समझ लेना इस कॉन्सेप्ट को। प्रतिजन जो है वो दाता का देखते हैं और प्रतिरक्षी किसकी देखते हैं, ग्राही की देखते हैं। और फिर आप किसी का ए को ही ब्लड देख के देखना क्या होगा, ए को ए का ही ब्लड देख के देखो क्या होगा कि मान लो ये कोई इंसान है, ये कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और ये कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि ए वाला जो है, मतलब किसी को भी किसी का ब्लड दे रहे हैं, ए वाले को ये तो दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम किसी और को नहीं दे सकते। तो ए का ब्लड आप बी को कैसे दे सकते हो, देखना इसके पास आपने कहा एंटीजन क्या है ए, प्रतिजन क्या होगा ए, तो इसके पास प्रतिजन इसकी आरबीसी पे लगा हुआ है ए, और आपने कहा कि हमेशा इसके विपरीत क्या होती है, एंटीबॉडी। तो इसके पास एंटीबॉडी के रूप में क्या है, एंटीबॉडी के रूप में इसके पास क्या है बी, और एंटीबॉडी के रूप में इसके पास क्या है बी। इसी तरीके से इसके पास प्रतिजन के रूप में क्या है बी, प्रतिजन तो सेम होता है जैसा ब्लड ग्रुप है, तो प्रतिजन के रूप में इसके पास क्या है बी, बी, और इसके पास प्रतिरक्षी के रूप में क्या है, एंटीबॉडी के रूप में इसके पास क्या होगा, विपरीत होगा ए होगा, तो इसके पास एंटीबॉडी के रूप में क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो अब देखना, मैंने कहा ये दाता है और मैंने कहा इसको ब्लड चाहिए, इसको ब्लड देना है, तो क्या पॉसिबल है, क्यों नहीं है, देखना मैंने कहा दाता का प्रतिजन देखते हैं, देख लो दाता का प्रतिजन क्या है ए, और ग्राही का क्या देखते हैं प्रतिरक्षी, तो ग्राही की प्रतिरक्षी क्या है ए। अब प्रतिजन भी ए और प्रतिरक्षी भी ए, तो मिसमैच हो गया, ये प्रतिरक्षी इस प्रतिजन को मार देगी और ब्लड जो है वो उस इंसान में जो आरबीसी डिग्रेड हो जाएगी और इसका ब्लड इसमें काम ही नहीं कर पाएगा, आरबीसी क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसलिए हमने क्या कहा, दाता का क्या देखते हैं, प्रतिजन देखते हैं, और ग्राही का क्या देखते हैं, प्रतिरक्षी देखते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट है, गांठ बांध लेना, ठीक है। निम्न में से कौन सी भक्षक कोशिकाएं, जिसको आप फैगोसिटिक सेल्स बोलते हो, भक्षक कोशिकाएं मतलब फैगोसिटिक सेल्स, ऐसी सेल्स जो फैगोसाइट करती हैं किसी पैथोजन का, यानी कि जब भी कोई पैथोजन अटैक करता है अपनी बॉडी में, बाहर से कोई प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो हमारे ब्लड में जो न्यूट्रोफिल्स बेसोफिल्स जो सेल्स होती हैं, इनका अलग अलग फंक्शन होता है। तो मोनोसाइट सेल्स जो होती हैं हमारी, जिसको हम बाद में कहते हैं कि बेसोफिल सेल्स भी क्या बनाती हैं, मैक्रोफेज में कन्वर्ट होती हैं, ऐसी सेल्स जो हैं ये क्या करती हैं, भक्षक कोशिकाएं कहलाती है। तो हमारा यहाँ न्यूट्रोफिल्स हो गया, एसिडोफिल हो गया, मोनोसाइट, ये सारी की सारी क्या है, हमारे डब्ल्यूबीसी की सेल्स हैं, ये तीनों क्या है, हमारे डब्ल्यूबीसी की सेल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिम्फोसाइट जो है वो बिल्कुल अलग है। लिम्फोसाइट का काम है प्रतिरक्षा में काम करना, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो था हमारा, इसमें ये मोनोसाइट्स ये सारी क्या है, कोई भी एंटीजन आ रहा है उसको पकड़ लेना, उसको पहचानना, उसको खा जाना, भक्षण का मतलब क्या, खा के मार देना, ठीक, डिस्ट्रॉय कर देना। लेकिन लिम्फोसाइट्स में कौन सी सेल आती है, बी सेल और टी सेल। बी सेल टी सेल क्या करती हैं आपको पता है, हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत हेल्प करती हैं। टी सेल किसी को मारने का, बी सेल एंटीबॉडीज बनाने का, प्रतिरक्षियां बनाने का। तो हमारा लिम्फोसाइट यहाँ जो है वो भक्षक कोशिका नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। विटामिन जो रुधिर का थक्का बनाने में आवश्यक है, ये विटामिन जो है वो है के। मैंने कहा कि आपके जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं उनका संश्लेषण कौन करवाता है, लीवर। क्लोटिंग फैक्टर का संश्लेषण कौन करवाता है, लीवर। और आपका विटामिन के जो है ये आपके ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है। इसको ध्यान से गांठ बांध के याद करके रख लेना। और अगर मिनरल आ जाए, विटामिन की जगह अगर मिनरल पूछे कि कौन सा मिनरल, तो मिनरल में आपका आएगा कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन भी क्या करवाता है, रुधिर का थक्का बनाने में हमारे लिए क्या है, आवश्यक है। तो अगर विटामिन पूछे तो विटामिन के, अगर मिनरल पूछे तो कैल्शियम आयन, ठीक है। अभी वियोजन वक्र की बात हुई थी,
वियोजन वक्र का मतलब ये वाला कर्व इसी के तरीके से भी एस शेप का बना था। वो कब बना था? जब ऑक्सीजन की सांद्रता बहुत ज्यादा थी तो वियोजन वक्र बना था। तो ये कह रहा है वियोजन वक्र निम्न में से संबंधित है, कार्बनिक एनहाइड्रेज नहीं। ये तो हमने देखा था कि किस तरीके से बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ये उसको CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट करवा रहा था, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो ऐसा एंजाइम है जो कि H2O और CO2 में कन्वर्ट करवाता है, किसको? बाइकार्बोनेट को। कार्बन डाइऑक्साइड की केस में भी नहीं बनता, ऑक्सीजन से भी नहीं बनता, किससे बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। मैंने कहा कि HbO2 के केस में ये बनता है, यानी कि HbO2 जैसे ही बनेगा तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 बनेगा, फिर अगला जो ऑक्सीजन, ऐसा नहीं कि हीमोग्लोबिन जो है वो कम से कम एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को वहन कर सकता है। तो पहला O2 बनेगा, फिर HbO2 पे फिर अगला ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा और वो HbO4 बनेगा, फिर HbO4 पे अगला मॉलिक्यूल आएगा ऑक्सीजन का और ये HbO6 बनेगा, फिर HbO6 पे फिर अगला ऑक्सीजन आएगा और ये बनेगा HbO8। तो टोटल कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हो गए? 1 2 3 और 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एक हीमोग्लोबिन लेके जा सकता है, लेकिन ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग होती है, एक दूसरे को सपोर्ट करके ये क्या करता है कि पहले एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, फिर ये जो है वो दूसरे को बाइंड करवाएगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। तो इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ही हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जब बाइंड करेगा ऑक्सीजन से तो क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो किससे किससे संबंधित? वियोजन वक्र से, डिसोसिएशन कर्व से। वियोजन का मतलब किसी चीज का वहां से वियोजन हो जाना, मतलब वहां से छूट जाना। तो कहने का मतलब है जब ये HbO2 बनेगा या हमारे पास मान लो HbO8 बन गया, तो जहां पे भी ऑक्सीजन की जरूरत होगी वहां पे ही तो ये ऑक्सीजन को डिलीवर करेगा। जैसे टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए तो ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन लेके आ रहा है ब्लड में और टिश्यू को ऑक्सीजन देगा, तो ऑक्सीजन का वियोजन कौन कर रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, एस्कोर्बिक अम्ल निम्न में से विटामिन है? देखना, विटामिन डी जो है, विटामिन डी ये कैल्सीफेरोल बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे कैल्शियम में हेल्प करती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरोल नाम है इसका। क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम आयंस और बोन्स को बनाने में सहायता करती है। हड्डियों के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए। विटामिन सी, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है और इसका नाम है एस्कोर्बिक एसिड। इसका नाम क्या है? एस्कोर्बिक एसिड। और इसी को पूछा है एस्कोर्बिक अम्ल निम्न में से कौन सा है? तो सी से ध्यान रखना, सी इसमें साउंड आ रहा है ना सी का, एस्कोर्बिक। ठीक है, कैल्सीफेरोल में भी सी है, लेकिन ऐसे कैल्सी में तो कैल्शियम आ गया ना, तो कैल्शियम किसको चाहिए? हड्डियों को चाहिए। और कैल्शियम मिल तक धूप में बैठते हैं ना, कैल्शियम भाई हड्डियां मजबूत हो जाएंगी धूप में बैठ, तो धूप से हमारा विटामिन डी बनता है। ठीक, क्या बन रहा है हमारा? विटामिन डी। तो हमारा यहां आंसर हो जाएगा क्या? सी। एस्कोर्बिक अम्ल किसे बोलते हैं? सी को। बी आपको पता है, B1 B2 B3 कई B12 तक के इसमें कॉम्प्लेक्स बल सबके अलग अलग नाम हैं। ए आपको पता है रेटिनोल है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, श्वसनीय केंद्र जो श्वसन का नियंत्रण करता है। मैंने कहा कि सबसे मेन अगर कोई कुछ नहीं दे रखा है, ब्रेन का पार्ट नहीं दिया हुआ है, तो सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका आंसर जाता है। किसमें? रेस्पिरेशन के रेगुलेशन में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। लेकिन अगर ब्रेन के पार्ट दिए हुए हैं तो मैंने ये भी कहा था कि मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है जो मेन आपका किसमें हेल्प करता है? आपके श्वसन में, श्वसन को क्या करता है? ऑब्लोंगेटा नियंत्रण करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, जो कि आपके रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। फेफड़ों में गैस का अधिकतम विनिमय होता है, साफ सी बात है, सामान्य विसरण से। मैंने अभी तो कहा ही था कि भाई, थोड़ी देर पहले बताया था कि जब गैस का आदान प्रदान होता है किसी भी सतह पे, चाहे वो भाई वायु कुप्पी की है और ब्लड वेसल्स के बीच में था, या मान लो टिश्यू के बीच में या ब्लड के बीच में, ऑक्सीजन का गैस का आदान प्रदान तो वही होता है। जब उसको
टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए कि तो शुद्ध रक्त से ऑक्सीजन लेगा, और अपना CO2 जब वो ऑक्सीजन लेके अपने ग्लूकोज को तोड़ेगा और अपनी एनर्जी प्राप्त करेगा तब क्या बना लेगा, CO2, और CO2 को वापस ब्लड में धकेल देगा। वो ब्लड वापस हार्ट के पास आएगा, हार्ट उसको फिर लंग्स के पास भेजेगा और लंग्स से वो फिर दोबारा ऑक्सीजन उठा के लाएगा। तो जहां जहां ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है वो उसको हमने क्या बोला था, विसरण। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सामान्य विसरण के द्वारा हमारा मैक्सिमम क्या हो जाता है, गैसियस का आदान प्रदान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बस आपके यही क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो सेशन में जो आपका अगला कोई टॉपिक है, अब हम अगले में रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। ठीक है, हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।